सो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें कहानी बताई जाती है। 2000 साल पहले एक अकेले इंसान ने ह्यूमंस की सारी नेशंस और स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ तक कि उसने गॉड्स को भी मार डाला था। उसने लोगों के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म किए हैं कि सभी लोग उसे डीमन किंग के नाम से जानने लगे। पर इसके बाद डीमन किंग ने दुनिया की शांति के लिए उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया ताकि वो फ्यूचर में फिर से रिइनकार्नेट हो सके और एक आम से जिंदगी जी पाए। पर जब वो अपने रिइनकार्नेशन के बाद डीमन किंग अकेडमी में जाता है तो उसे वहाँ पर मिसफिट अनाउंस कर दिया जाता है और इसके बाद हमें डीमन किंग अकेडमी डेल्स गेट के बारे में बताया जाता है। इस अकेडमी को इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर डीमन के डिसेंडेंट से ट्रेन हो सके। और इसके बाद बताया जाता है कि इस साल डीमन किंग रिइनकार्नेट होने वाला है और डीमन किंग भी इस एकेडमी में एडमिशन लेगा और ये सारी बात एकेडमी में एडमिशन लेने वाले कुछ स्टूडेंट्स को लेटर के थ्रू बताया जा रहा होता है। और इसके बाद डीमन किंग एकेडमी में हम मीशा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने आई थी। पर रास्ते में उससे एक लड़का टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका एनवलप नीचे गिर जाता है और तभी एनोस नाम का एक लड़का उस एनवलप को उठा लेता है। वो उस एनवलप के ऊपर उसका नाम पढ़कर उसे वापस दे देता है और वो मीशा से कहता है कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, तुम नीचे भी गिर सकती थी। और तभी पीछे से उन दोनों को कुछ आवाज आती है। दरअसल एनोस के पेरेंट्स चिल्ला चिल्ला कर उसको चेयर अप कर रहे होते हैं और वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से देना। और इसके बाद एनोस और मीशा बातें करते हुए जा रहे होते हैं और तभी एक लड़का जिसका नाम जिप्स होता है वो इन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। तुम दोनों इतने बड़े होकर भी अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हो, लगता है कि तुम दोनों भी बच्चे ही हो। लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। जिप्स कहता है कि ओए क्या तुझे सुनाई नहीं देता, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। एनोस कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अरे मुझे माफ करना, तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी कम है कि मैं तुम्हें सेंस ही नहीं कर पाया। और ये सुनकर जेप्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपनी डार्क मैजिकल फ्लेम को निकालते हुए कहता है कि मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम दोनों को स्केलेटन में बदल दूंगा। और वो अपने डार्क फ्लेम से एनोस को डराने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी एनोस बस एक फूंक मारता है और वो जेप्स के डार्क फ्लेम को बुझा देता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एनोस कहता है कि अरे क्या तुम मजाक कर रहे थे? क्या तुम इस माचिस की तीली से हम दोनों को स्केलेटन बनाना चाहते थे? जेप्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एनोस के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है। पर तभी एनोस अपने हिप्नोटाइजेशन मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से वो अपने घुटने पर आ जाता है और ऐसा करने के बाद एनोस यहाँ से चला जाता है। मीशा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि जिप्स एक काफी पावरफुल रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और एनोस ने बिना कुछ करे उसे हरा दिया। और इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाता है और हमें बताया जाता है कि दो स्टूडेंट्स के बीच में आपस में बैटल होगी और जो कोई भी इस बैटल में जीतेगा वो एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पहला मैच एनोस का है और उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि जेप्स होता है। जेप्स ने एक मैजिकल आर्मर पहन रखा था जो कि मैजिकल अटैक्स को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है और उसके पास एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड भी होती है जिसके अंदर से आग निकल रही थी। लेकिन एनोस को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो काफी कूल वे में जेप्स के सामने खड़ा था। जेप्स कहता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है, तुम्हें मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। अगर उन्हें पता चला कि तुम जैसे दो कौड़ी के लड़के ने मेरे साथ ऐसा करा है तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। और ऐसा कहने के बाद जेप्स अपनी फायर स्वॉर्ड का यूज करके एनोस के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। पर तभी एनोस फिर से फूंक मारता है और वो उसकी स्वॉर्ड की फ्लेम को बुझा देता है और ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एनोस कहता है कि चलो मैं तुम्हें जीतने का एक मौका देता हूँ, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा और ना ही मैं अपने मैजिक का यूज करूंगा, ना ही मैं अपने किसी वेपन का यूज करूंगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। जेप्स कहता है कि तुम सच में काफी बड़े बेवकूफ हो, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जो मैजिकल आर्मर मैंने पहन रखा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा एक भी मैजिक अटैक मेरे ऊपर वर्क नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और जेप्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। आखिर ये भी हुआ क्या? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे ऊपर कोई भी मैजिक अटैक नहीं करोगे, तो ये कैसे हुआ? एनोस कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही? दरअसल एनोस ने अपनी हार्ट बीट के प्रेशर से ही जेप्स की ऐसी हालत कर दी होती है। जेप्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने एन्चेंटेड मैजिक की मदद से मुझे हार मानने के ऊपर मजबूर करोगे, लेकिन एनोस अपने पैर को उसके चेहरे के ऊपर रखते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम खुद ही हार मानोगे। जेप्स कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। एनोस कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी और वो एक चुटकी बजाता है जिसकी प्रेशर से जेप्स सच में मर जाता है। लेकिन 3 सेकंड के बाद एनोस जेप्स को दोबारा से जिंदा कर देता है और एनोस जेप्स को मार नहीं सकता, अगर उसने ऐसा किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एनोस यहाँ पर एक स्पेल का यूज कर रहा होता है, किसी के भी मरने के बाद 3 सेकंड तक उसकी बॉडी में उसकी सोल रहती है और एनोस जेप्स को बार बार मारता है और उसकी सोल को दोबारा से रिजरेक्ट करता है। एनोस फिर से कहता है कि क्या तुम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हो या फिर मैं तुम्हें फिर से मारूं? लेकिन जेप्स हार मानने के लिए तैयार नहीं था और तभी एनोस उसे फिर से मार देता है और उसे दोबारा से जिंदा करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम हार मानोगे क्योंकि मरने के बाद इंसान का नजरिया बदल जाता है। और फाइनली जेप्स भी हार मान लेता है और जेप्स अपने मन में सोचता है कि जब मैं पहली बार मरा था तो मैंने अपनी मौत को काफी करीब से देखा और इसी वजह से उसके मन में डर बैठ चुका था और उसने हार मान ली। और वहीं वो सभी स्टूडेंट्स एनोस को देखकर उससे काफी ज्यादा नफरत कर रहे होते हैं क्योंकि एनोस किसी भी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था और वो एक हाइब्रिड था और एक हाइब्रिड को किसी रॉयल को हराने का कोई भी हक नहीं होता। लेकिन एनोस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का मैजिकल लेवल मेजर किया जाता है जहाँ की ज्यादातर स्टूडेंट का मैजिक स्कोर 150 से 200 के बीच में आ रहा था। और जब मीशा का मैजिकल लेवल चेक किया जाता है तो
उसका स्कोर 1 लाख से भी ज्यादा आता है। और इसके बाद एनोस की बारी आती है। जब वो अपना हाथ उस क्रिस्टल के ऊपर रखता है तो उसका स्कोर इतना ज्यादा हाई होता है कि मैजिक को मेजर करने वाला क्रिस्टल ही टूट जाता है। और इसके बाद एनोस बाकी के टेस्ट को भी काफी आसानी से पास कर लेता है। और जब शाम को वो जा रहा होता है तो वो मीशा को इनवाइट करता है डिनर के लिए अपने घर पर, और मीशा भी इसके लिए मान जाती है। और इसके बाद एनोस अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने घर पहुंच जाता है। घर आने के बाद उसकी मोम उससे पूछती है कि क्या तुम पास हो गए, तो वो भी बताता है कि हाँ मैं पास हो गया। तो ये सुनकर तो उसकी मोम काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि एनोस ने पैदा होने के 1 महीने के बाद ही डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन ले लिया, और ऊपर से उसने एक रॉयल बंदे को भी हरा दिया। दरअसल एनोस की एज किसी भी आम बच्चे से 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। और इसके बाद एनोस मीशा को अपनी मोम से मिलवाता है। मोम इसका नाम मीशा है और इसने भी डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लिया है। उसे देखकर तो उसकी मोम खुशी के मारे रो पड़ती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि 1 महीने के अंदर ही वो अपनी वाइफ को लेकर आ गया। और तभी उसके डैड भी भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, और वो भी काफी ज्यादा खुश थे कि वो इतनी जल्दी अपनी वाइफ को लेकर आ गया। और इसके बाद डिनर के टाइम उसकी मोम मीशा से पूछती है कि वैसे तुम्हें एनोस के अंदर कौन सी चीजें पसंद आई, जिस पर वो कहती है कि एनोस बहुत ही ज्यादा काइंड है। और ये सुनकर तो उसकी मोम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हाँ तुमने सही कहा, एनोस तो दिल का है ही अच्छा। और डिनर करने के बाद एनोस मीशा को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी एनोस मीशा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। मीशा बताती है कि मैं ज्यादातर अकेले रहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरी बहन के साथ रहती है, और मेरी बहन के साथ भी मेरी कुछ अच्छी नहीं बनती। और एनोस थोड़ा बहुत सीरियस लग रहा होता है। मीशा उसे देखकर कहती है कि लगता है कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे हो, और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम दिल के काफी अच्छे हो। एनोस इसके लिए थैंक्स कहता है। तुम मुझे अच्छा समझती हो, लेकिन बाकी के लोग चाहते थे कि मैं कभी पैदा ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो इस दुनिया में काफी शांति होती। सभी लोग मुझे डीमन और डेविल बुलाते हैं। और ये सुनकर मीशा उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखती है, और वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर एनोस को काफी अच्छा लगता है, और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक कोई क्रिएशन मैजिक का यूज करके उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, और उस जगह पर एक काफी बड़ा सा स्टेडियम बन जाता है। और ये काम जेब्स के बड़े भाई ने किया था, और इसका नाम डीमन लॉर्ड लियोर्ग है। तभी जेब्स भी यहाँ पर आ जाता है, और वो अपने बड़े भाई की तारीफ करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मेरा बड़ा भाई बताएगा कि रॉयल फैमिली से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तुम दोनों तो अब गए, लेकिन इससे उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो जिप्स के ऊपर एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक से अटैक करता है, और इसकी वजह से जिप्स मारा जाता है। वो कहता है कि तुम जैसे कमजोर गधे की हमारी रॉयल फैमिली को कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर एनोस के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन एनोस अपनी पावर्स का यूज करता है, जिसकी वजह से उनका मैजिक उनके हाथों में ही फट जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, और इसकी वजह से उसका हाथ थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। और इसके बाद वो एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करके एनोस के ऊपर अटैक करता है, पर उसके अटैक को देखकर भी एनोस अपनी जगह से नहीं हिलता, और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस अटैक को लोग बाहर से भी नोटिस कर पा रहे होते हैं। और जब आसपास की धूल हटती है तो वो देखता है कि उन दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ होता, और ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये मेरे इस अटैक से कैसे बच सकता है। एनोस उसे बताता है कि इस मैजिक को मैंने ही बनाया था, तो मेरा ही मैजिक मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। और तभी एनोस अपनी पावर्स का यूज करके जेब्स को दोबारा से जिंदा करता है, लेकिन अब वो एक इंसान की जगह ज़ॉम्बी बन चुका था। वहीं जेब्स काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो लियोर्ग से कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, आखिरकार मेरी गलती ही क्या थी। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन लियोर्ग का मानना था कि रॉयल फैमिली वाले किसी से भी हार नहीं सकते, और इसलिए उसने जेब्स को मार दिया था। और तभी लियोर्ग अपनी डार्क मैजिक का यूज करके जेब्स के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन जेब्स उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है, और उसे कुछ भी नहीं होता। और अब क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है तो उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जब जेब्स उसके ऊपर अटैक करने वाला था तब लियोर्ग चिल्लाते हुए कहता है कि जेब्स मेरे भाई रुक जाओ, और उसे जेब्स के साथ बचपन में बिताए हुए मूवमेंट्स याद आने लगते हैं। पर जेब्स अपने अटैक को नहीं रोकता, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों भाई पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और तभी वो पूरा का पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो एनोस अपने बैरियर का यूज करके उन सभी को प्रोटेक्ट करता है, और वो मीशा के ऊपर भी एक बैरियर लगा देता है। इसके बाद एनोस अपनी पावर्स का यूज करके उस पूरे के पूरे स्टेडियम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, और स्टेडियम के बीचों बीच एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये सब करने के बाद वो उन दोनों को वापस से जिंदा कर देता है, और वो उन दोनों को बताता है कि डीमन किंग वापस आ चुका है, और वो मैं हूँ। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग यानी कि एनोस कहता है मैं अब इन सब चीजों से काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि डीमंस और ह्यूमंस के बीच की इस फाइट को खत्म कर दी जाए। और वो ये सारी बातें ह्यूमंस के हीरो कैनन से कह रहा होता है। एनोस कहता है कि अगर मैं अपनी लाइफ को एक मैजिकल बैरियर में क्रिएट कर दूं, तो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक बैरियर को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे आने वाले 2000 सालों तक दोनों रेसेस के बीच में कोई भी फाइट नहीं होगी। और ये सुनकर कैनन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि डीमन किंग खुद को सेक्रीफाइस करके इस दुनिया में पीस लाना चाहता है, और इसीलिए मुझे भी डीमन किंग का साथ देना चाहिए। जिसके बाद डीमन किंग अपनी पावर्स का यूज करके एक रेड क्रिस्टल क्रिएट करता है, और तभी कैनन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को डीमन किंग के बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे वो डीमन किंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और तभी डीमन और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। डीमन किंग मरते हुए कैनन से कहता है कि जब 2000 सालों के बाद हमारा रिइंकार्नेशन होगा तब मैं चाहूंगा कि तुम मेरे दोस्त बनो। ठीक है डीमन किंग। और इसके 2000 सालों के बाद एनोस का रिइंकार्नेशन होता है, और उसके मोम और डैड उसे देखकर
देखकर काफी ज्यादा खुश थे। और जब वो दोनों उसका नाम रखने के बारे में सोच रहे होते हैं तभी वो कहता है कि मेरा नाम एनोस वोल्डिगोड होगा। और ये देखकर उसके मोम और डैड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म अभी हुआ है वो कैसे बोल सकता है। और इसके बाद हम एनोस और मीशा को देखते हैं। उन दोनों को ही एकेडमी में एडमिशन मिल चुका था। तभी मीशा एनोस को एक शॉकिंग बात बताती है कि दरअसल 2000 सालों से यहाँ के जो डीमंस हैं वो किसी और को ही डीमन किंग समझ रहे होते हैं, यानी कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एनोस असली डीमन किंग है। एनोस अपने मन में कहता है कि लगता है कि मेरे मरने के बाद किसी और को फेक डीमन किंग बना दिया गया होगा। और तभी यहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और इनका नाम एमिलिया है। वो सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि क्लास में काफी सारे बच्चे हैं तो इसलिए हम पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटेंगे और हर ग्रुप का एक लीडर होगा। और तभी एनोस ग्रुप का लीडर बनने के लिए अपने हाथ को खड़ा करता है, लेकिन एमिलिया उससे कहती है कि तुम लीडर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी खून में मिलावट है और तुम पूरी तरह से एक डीमन नहीं हो। और ऐसे लोगों को हाइब्रिड कहा जाता है, यानी कि एनोस एक प्योर डीमन नहीं होता और इसीलिए उसकी यूनिफॉर्म का कलर व्हाइट होता है और जो प्योर डीमन है उनकी यूनिफॉर्म का कलर रेड है। और एनोस ये प्रूव करना चाहता है कि हाइब्रिड्स भी रॉयल से कमजोर नहीं होते हैं और इसके लिए एमिलिया मान जाती है। पर वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा और तुम्हें इस एकेडमी से निकाल भी दिया जाएगा। और इसके बाद एमिलिया एनोस का टेस्ट लेती है जिसमें वो बड़ी आसानी से पास हो जाता है और यहाँ तक कि उसने जो मैजिकल सर्कल ड्रॉ किया होता है वो उसे गलत बताता है और एनोस उस मैजिकल सर्कल को चेंज करके ठीक कर देता है। और ये देखकर एमिलिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इस मैजिकल सर्कल को डीमन रॉयलिटी ने बनाया था। और इतना सब कुछ देखने के बाद उसे एनोस को लीडर बनाना ही पड़ता है। इसके बाद सभी लीडर्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़की जिसका नाम साशा नेक्रोन है वो मीशा की बड़ी बहन है। और एनोस ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान था कि साशा ने रॉयल कपड़े पहने थे और वहीं मीशा ने हाइब्रिड के, जबकि उन दोनों के पेरेंट्स एक ही हैं। मीशा उसे बताती है कि ये सब मेरी फैमिली का डिसीजन था। और जब एनोस खुद को इंट्रोड्यूस करता है वो बताता है कि मैं डीमन किंग हूँ और तुम लोग जिस डीमन किंग को जानते हो वो एक फ्रॉड है। और जब सभी स्टूडेंट्स को अपना लीडर चुनने का टाइम आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स साशा के ग्रुप में जाते हैं और एनोस की टीम में कोई भी नहीं जाता। इसके बाद साशा वहाँ पर आकर एनोस को बताती है कि मीशा सिर्फ एक डॉल है, मीशा ना ही एक डीमन है और ना ही एक ह्यूमन, इसे तो मैजिक के थ्रू जिंदा किया गया है और अगर तुम चाहो तो मेरी टीम में आ सकते हो। पर एनोस मीशा को डिफेंड करते हुए कहता है कि लेकिन वो कम से कम तुम्हारी तरह घमंडी तो नहीं है। और इसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो एनोस के ऊपर अपनी डिमोनिक आई का यूज करती है और इसकी वजह से वहाँ की बिल्डिंग्स में क्रैक्स आने लगते हैं। और ये सब देखकर उन सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि अब तो एनोस नहीं बचने वाला, पर एनोस को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो भी अपनी डिमोनिक आई का यूज करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि इसका यूज सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे ग्रुप में आ सकती हो और साथ ही साथ तुम मीशा के साथ दोस्ती भी कर सकती हो। पर साशा वहाँ से गुस्से में चली जाती है ये कहते हुए कि उसने कभी भी इस डॉल को अपनी बहन नहीं समझा है। स्कूल की छुट्टी के बाद साशा एनोस के पास आती है और वो एनोस को टीम कंपटीशन एग्जाम के लिए चैलेंज करती है। और साशा एक कंडीशन रखती है, एनोस अगर मैं जीती तो तुम मेरे सर्वेंट बनोगे और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी। और एनोस भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और एक हफ्ते के बाद दोनों टीमों का कंपटीशन शुरू हो जाता है जहाँ साशा अपनी टीम की मदद से उन दोनों के ऊपर नजर रख रही होती है। और वहीं मीशा एनोस के कहने पर 3 डीमन कैसल्स को क्रिएट कर देती है। साशा अपनी टीम को उन कैसल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है और वहीं एनोस धीरे धीरे साशा के कैसल की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन साशा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसके कैसल पे जो 3 लेयर डेमोनिक प्रोटेक्शन लगी है उसे एनोस कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। और वहीं एनोस साशा के कैसल के पास पहुंच जाता है और वो उसके 3 लेयर डेमोनिक प्रोटेक्शन को काफी आसानी से तोड़ देता है। और इसके बाद एनोस उस पूरे के पूरे कैसल को एक ही हाथ से उठा लेता है। वो कैसल हवा में उड़ जाता है और वहीं अंदर साशा के साथ साथ उसके सभी टीम मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है। पर एनोस यहीं पर नहीं रुकता, वो उस कैसल को उठा के काफी तेजी से गोल गोल घुमाने लगता है और इसके बाद वो उस कैसल को दूर फेंक देता है और इसकी वजह से उसका कैसल पूरा का पूरा टूट जाता है और उसके सभी टीम मेंबर्स की हालत खराब हो चुकी थी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी साशा हार नहीं मानती और वो उन सभी को मिलकर एनोस के ऊपर एक काफी पावरफुल फायर स्पेल का यूज करने के लिए कहती है। और इसके बाद उसकी पूरी टीम मिलकर उस स्पेल को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से साशा के कैसल के ऊपर एक काफी बड़ा सा कैनन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद वो सभी अपने मैजिक का यूज करके एनोस के ऊपर उस कैनन से फायर कर देते हैं। पर एनोस अपनी एक उंगली से एक ऐसा अटैक करता है जो कि उनके अटैक को खत्म कर देता है और एनोस का वो अटैक उनके कैसल की तरफ बढ़ रहा होता है। साशा अपने कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस अटैक के सामने काफी सारे बैरियर्स को लगा देती है। पर एनोस का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सभी बैरियर्स को तोड़ता हुआ उसके पूरे के पूरे कैसल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब वो ब्लास्ट खत्म होता है तो एनोस टेलीपोर्ट होकर साशा के पास पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद तो है ना। पर साशा साफ इसके लिए मना कर देती है, मैं तुम्हारी टीम को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगी। और तभी वो अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करने वाली थी पर उससे पहले एनोस उसकी आइज को डीएक्टिवेट कर देता है। साशा तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलो, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और अगर तुम मेरी टीम में आती हो तो मैं तुम्हें काफी कुछ सिखा सकता हूँ। लेकिन साशा मना करते हुए कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी पर मैं कभी भी तुम्हारी टीम में नहीं जाऊंगी। मैं एक दिन इतनी ज्यादा ताकतवर बनूंगी कि मैं तुम्हें भी हरा दूंगी और मैं डीमन किंग बन जाऊंगी। एनोस कहता है कि पागलों की तरह बात मत करो, अगर ऐसा होता तो 2000 साल पहले कोई और ही डीमन किंग बन चुका होता। और तभी मीशा साशा के पास आकर उससे पूछती है कि साशा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं
आई और साशा मीशा के इनोसेंस को देखकर वो उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और वो एनोस से पूछती है कि क्या उसने सिर्फ मीशा के लिए ही उसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहा था या फिर इसकी कोई और वजह है। एनोस कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन इसकी एक और वजह थी। तुम्हारी डिमोनिक आई काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी पावरफुल डिमोनिक आई नहीं देखी है। तुम्हारी डिमोनिक आई मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और ये सुनकर साशा ब्लश करने लगती है और इसके बाद एनोस उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है और ये देखकर उसकी मोम खुश होने के साथ साथ काफी ज्यादा शौक भी हो जाती है कि उनका बेटा दो वाइफ्स को घर लेकर आ गया। और तभी उसके डैड फिर से यहाँ पर टपक पड़ते हैं और उसके डैड भी ये देखकर खुशी के मारे रोने लगते हैं। एनोस बेटा तूने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। और इसके बाद वो सभी मिलकर साथ में डिनर करते हैं। साशा को एनोस की फैमिली काफी ज्यादा पसंद आती है और डिनर करने के बाद वो दोनों बाहर आ जाती हैं। साशा मीशा से पूछती है कि क्या तुम एनोस को पसंद करती हो और मीशा भी कहती है कि हाँ। और इसके बाद एनोस उन दोनों को उनके घर पर छोड़ने जा रहा होता है। घर पहुँचने के बाद वो दोनों अंदर चली जाती है पर तभी साशा वापस आती है और वो एनोस को थैंक्स कहती है मीशा और उसके बीच के रिलेशन को ठीक करने के लिए। और मीशा एनोस को अपने पास बुलाती है लेकिन एनोस नहीं जाता, लेकिन बार बार बुलाने के बाद वो उसके पास चला जाता है। हाँ बताओ क्या काम है। और तभी साशा एनोस को किस करती है और वहाँ का माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। और बाद में साशा कहती है कि ये तो बस एक थैंक यू किस था और वो उसे बताती है कि ये मेरी पहली किस थी। और इसके बाद मीशा और साशा आपस में बातें कर रही होती हैं। मीशा उससे पूछती है कि क्या तुम एनोस को पसंद करती हो और वो ब्लश करते हुए कहती है कि नहीं, मैं ऐसे गधे को क्यों ही पसंद करूंगी जिसने मुझे हराया हो। लेकिन मीशा भी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। साशा बताती है कि बचपन से मेरी डिमोनिक आई की वजह से कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता था। सभी लोग मुझसे डरा करते थे क्योंकि मेरी आंखें डिस्ट्रक्शन का कारण बनती थी, लेकिन तुम पहली वो इंसान थी जो कि मेरे पास आई और मुझे संभाला, जिस वजह से मैं अपनी डिमोनिक आई को कंट्रोल कर पाई। और इसके बाद अगले दिन एकेडमी में मीशा एनोस को बताती है कि कल साशा का बर्थडे है और मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। और उसी वक्त साशा उनके पास आकर बैठ जाती है। इसके कुछ देर के बाद वहाँ एमेलिया आती है और वो उन सभी को बताती है कि आज डीमन किंग के 7वें डिसेंडेंट यहाँ पर आने वाले हैं जो कि उन्हें मैजिक स्पेल के बारे में लेक्चर देंगे। वहीं एनोस को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो है कौन। साशा कहती है कि तुम सच में डीमन किंग बनने के लिए मिसफिट हो और वो उसे बताती है कि 2000 साल पहले डीमन किंग ने अपने ब्लड से 7 डिसेंडेंट्स को बनाया था और उनमें से 7th डिसेंडेंट आज यहाँ आने वाले हैं और उन्होंने इस डीमन किंग एकेडमी डल्स गेट को बनाया था। एनोस सोचता है कि अगर वो सच में 2000 सालों से जिंदा है तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। और इसके बाद एमेलिया स्पेशली एनोस से कहती है कि एनोस तुम इस बार कोई भी अपनी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। एनोस कहता है कि अरे मैं कहाँ कुछ करता हूँ, मैं शांत होकर बैठा रहूंगा। और तभी यहाँ पर 7th एल्डर डीमन एम्परर आ जाता है और इसका नाम आइविस नेक्रोन है। और आइविस को देखकर सभी स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन उसके आते ही एनोस उससे कहता है कि और भाई आइविस क्या हालचाल है, कहीं तो अपने मास्टर को भूल तो नहीं गया। और एनोस की इन हरकतों के लिए एमेलिया आइविस से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर देना सर, ये लड़का है ही बदतमीज, हम इसे अभी के अभी स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन आइविस एमेलिया को इसके लिए मना कर देता है और वो एनोस से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। और दरअसल आइविस अपनी पुरानी यादों को भूल चुका होता है और उसे बस डीमन किंग का नाम ही पता होता है। एनोस कहता है कि फिर मैं तो तुम्हें याद ही हूँगा। और तभी एनोस आइविस का चेहरा पकड़कर उसे स्कैन करने लगता है और वो उसकी मेमोरीज को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सब देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों की फट जाती है। एनोस तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन आइविस को कुछ भी याद नहीं आता और वो समझ जाता है कि आइविस सच में सारी चीजें भूल चुका है और वो चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह जाकर बैठ जाता है। और एनोस की इन हरकतों से आइविस को गुस्सा नहीं आया होता। और इसके बाद आइविस सभी बच्चों को एक लेक्चर देने लगता है। लेक्चर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि आइविस एनोस के साथ बात कर रहा होता है। आइविस एनोस से पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मेरे ऊपर किस मैजिक स्पेल का यूज किया था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 2000 साल पीछे चला गया। एनोस बताता है कि दरअसल वो एक एंशिएंट मैजिक था और हाँ मैं ही तुम्हारा असली मास्टर हूँ जिसे तुम अब तक अपना मास्टर समझ रहे थे। वो असल में एक फ्रॉड है जो कि मेरे मरने के बाद एक फेक डीमन किंग बन गया होगा। और एनोस को डाउट होता है कि उसी ने आइविस की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करा है, पर आइविस वहाँ पर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद एकेडमी में कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एक एंशिएंट कैसल में जाकर वेपन्स, आर्टिफैक्ट्स और काफी सारे सामान को कलेक्ट करना होगा और उन आइटम्स के बेस पर उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे। और कंपटीशन के एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये तीनों अभी भी उस कैसल के बाहर ही होते हैं। साशा कहती है कि आखिरकार हम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हमें भी जल्दी से अंदर जाना चाहिए। लेकिन एनोस कहता है कि हम इस कैसल के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाएंगे और हमें वहाँ पर एक स्टिक मिलेगी और हमें उसे ही लेकर आना है और उस स्टिक से हमें इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि हम आसानी से जीत जाएंगे। पर साशा कहती है कि वो स्टिक इस कैसल के काफी ज्यादा नीचे है और यहाँ तक कि आज तक वहाँ पर कोई भी टीचर नहीं जा पाया। पर एनोस उन्हें बताता है कि चिंता मत करो, हम उस स्टिक को काफी आराम से लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये कैसल मेरा ही है। और ये तीनों कैसल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन साशा उन दोनों से आगे चली जाती है। तो एनोस मीशा से कहता है कि ट्रेजर रूम के अंदर जरूर तुम्हें कोई ऐसा आइटम मिल जाएगा जो कि तुम साशा को गिफ्ट दे सकती हो। और इसके बाद वो मीशा से पूछता है कि वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है। मीशा उसे बताती है कि मेरा बर्थडे भी कल ही है, यानी कि वो दोनों ट्विंस हैं। इसके बाद वो तीनों कैसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ की आगे का रास्ता बंद था। साशा अपनी डिमोनिक आई का यूज करके कोई सीक्रेट रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है पर वो उसे नहीं मिलता। एनोस कहता है कि
रुको मैं रास्ता बनाता हूँ। और वो सीधा उस दीवार को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। और जब वो तीनों उसके अंदर जाते हैं तो उनके सामने काफी बड़ा सा गार्डन आता है। और इसके बाद ये तीनों एक काफी बड़े से दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे को देखकर मीशा कहती है कि इस गेट के ऊपर एंटी मैजिक स्पेल कास्ट किया गया है, यानी कि हम अपने सबसे पावरफुल स्पेल से भी इस गेट को नहीं खोल सकते हैं। एनोस कहता है कि ये तो बड़ा आसान है, मैं इसे खोलता हूँ। और वो अपनी फिजिकल पावर का यूज करके उस गेट को खोल देता है। और वो उन दोनों से कहता है कि हमें कभी भी हमेशा अपने मैजिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अंदर जाने के बाद उन्हें वो स्टिक मिल जाती है और साशा को वो स्टिक काफी ज्यादा पसंद आती है। और वहीं एनोस मीशा को ट्रेजर रूम में लेकर जाता है और वो मीशा से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी साशा के लिए पसंद आता है तुम यहाँ से ले सकती हो। और तभी मीशा की नजर एक रेड कलर की कोट पर जाती है और वो कोट उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। और तब मीशा की नजर एक रिंग पर जाती है तो एनोस उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे ले सकती हो, पर मीशा इसके लिए मना कर देती है। वो बस साशा के लिए ही गिफ्ट लेकर काफी ज्यादा खुश थी। साशा ने उस स्टिक को ले लिया होता है, जिसके बाद मीशा साशा को अपना गिफ्ट दे देती है। साशा कहती है लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है। अरे नहीं, मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, इसके लिए थैंक्स। और तभी साशा का डेमोनिक आई एक्टिवेट हो जाता है और साशा को वो कोट पहनकर ट्राई करना था और इसलिए वो एनोस को ट्रेजर रूम में जाने के लिए कहती है। मीशा एनोस को इस गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है और तब एनोस ट्रेजर रूम में चला जाता है और मीशा साशा को वो कोट पहना देती है। और वो फाइनली अपनी बहन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा होता हुआ देखकर काफी खुश थी। और जब एनोस ट्रेजर रूम से वापस आता है वो देखता है कि साशा ने मीशा को एक चाकू से स्टेप कर दिया होता है और मीशा काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। और तभी साशा एनोस के ठरकी बनने का मजाक उड़ाती है, तुम लड़के कितने बड़े बेवकूफ होते हो कि एक किस की वजह से तुम मेरे ऊपर भरोसा करने लगे। वो सब तो मैंने तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए करा था ताकि मैं इस स्टिक को हासिल कर पाऊँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत मीशा से करा है। मैं इस डॉल को कभी भी अपनी बहन नहीं समझ सकती। और इसके बाद साशा मीशा के ऊपर एक मैजिक का यूज करती है। इसकी वजह से अगर एनोस साशा के ऊपर अटैक करेगा तो सारा डैमेज मीशा को होगा। और तभी साशा अपने ऊपर एक मैजिक का यूज करती है और इससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और साशा यहाँ से जैसे ही भागने वाली होती है पर तभी एनोस उसे पकड़ लेता है और वो देखती है कि मीशा की इंजरी भी अपने आप ठीक हो जाती है। एनोस उसे बताता है कि जब मैं ट्रेजर रूम से वापस आया था मैंने तभी मीशा की इंजरीज को ठीक कर दिया था और इसके बारे में तुम्हें पता न चले इसीलिए मैंने इल्यूजन मैजिक को कास्ट कर दिया था। और मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था कि तुम ऐसा कुछ करने वाली हो। जब मीशा ने तुम्हें गिफ्ट दिया था तो तुम्हारी डिमोनिक आई एक्टिवेट हो गई थी और मैं समझ गया था कि तुम कुछ न कुछ करने वाली हो। और ये सब सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डिमोनिक आई को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से वहाँ की दीवारों पर क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन एनोस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद एनोस अपनी पावर्स का यूज करके उसे फ्रीज कर देता है और वो साशा को मारने ही वाला था कि मीशा वहाँ पर आकर उसे रोक देती है, क्योंकि भले ही साशा उसे अपनी बहन ना मानती हो लेकिन वो तो उसे अपनी बहन मानती है। और मीशा के कहने पर एनोस उसे छोड़ देता है और जैसे ही एनोस उसे छोड़ता है वो उस स्टिक को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और वो जाते जाते कहती है कि मीशा तुमने अपने आखिरी टाइम में भी बेवकूफी वाला काम करा। तो ये सुनकर एनोस उससे पूछता है कि आखिरकार मीशा यहाँ पर चल क्या रहा है। मीशा उसे बताती है कि कल मेरा 15th बर्थडे है और मैं रात 12 बजे गायब हो जाऊंगी। दरअसल मैं कभी भी साशा की बहन नहीं थी, मैं तो सिर्फ साशा की सोल से बनी हुई एक डोल हूँ। मीशा नेक्रोन कभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और ये सुनकर एनोस समझ जाता है कि ये सारा काम आइविस ने करा है। उसने साशा की सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके दूसरे सोल से मीशा को बनाया गया। आइविस का ये प्लान था कि 15 सालों तक मीशा जो भी पावर्स और नॉलेज को गेन करेगी और इसके बाद आइविस इन दोनों की सोल्स को मर्ज कर देगा, जिसके बाद एक काफी पावरफुल डीमन का जन्म होगा। मीशा कहती है कि मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है कि मैं साशा के साथ मर्ज हो जाऊंगी, क्योंकि ये बात मुझे पहले से ही पता थी। लेकिन मैं अपने जिंदगी के 15 साल अच्छे से जीना चाहती थी, पर एक डोल होने की वजह से कोई भी मेरा अच्छा दोस्त नहीं बना। और वो एनोस को अपना दोस्त बनने के लिए थैंक्स कहती है। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती तभी एनोस आके उसे गले लगा लेता है और वो मीशा से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मीशा उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि साशा मुझसे कभी भी नफरत ना करे। और वहीं साशा स्टिक को लेकर वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ का गेट गायब हो जाता है और तभी एनोस और मीशा दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मीशा उससे पूछती है कि साशा क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? मैंने तुम दोनों के साथ इतना कुछ करा और तुम फिर भी अपना मुंह उठाकर यहाँ पर चली आई। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मेरी कंडीशन है मैं यहाँ पर 2 मैजिकल सर्कल्स को क्रिएट करूंगी और अगर एनोस उस सर्कल के मैजिक को कंट्रोल कर पाया तभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। और मीशा वहाँ पर 2 मैजिकल सर्कल्स को क्रिएट करने लगती है और एनोस भी इसके लिए मान जाता है और वो बड़ी ही आसानी से साशा के मैजिकल सर्कल्स को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद साशा मीशा को बताती है कि जब सभी लोगों ने उसकी डिमोनिक आई की वजह से उसे अकेला छोड़ दिया था तब सिर्फ मीशा ही उसके पास आई थी और उसी की वजह से उसने अपनी जिंदगी को जीना शुरू करा और मीशा की वजह से उसने नए नए दोस्त बनाए। पर मीशा ने अपनी जिंदगी को हमेशा अकेले ही बिताई, ये कहकर कि उसकी किस्मत में सिर्फ यही है। पर साशा को ये चीज मंजूर नहीं थी तो उसने मीशा को बचाने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद आखिरकार उसे रास्ता मिल ही गया। और इसके बाद वो बताती है कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मजे कर लिए हैं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपनी जिंदगी जियो और इसलिए मैं अपनी सोल को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करना चाहती हूँ और इसके लिए बस मीशा को साशा को रिजेक्ट करना होगा। और वो अभी तक उससे सिर्फ नफरत करने का नाटक कर रही थी ताकि उसे रिजेक्ट करने में आसानी हो। भाई मैं तो साशा को काफी ज्यादा बुरा समझ रहा था, लेकिन ये दिल की तो काफी ज्यादा अच्छी निकली। और इसके बाद साशा उस स्पेल को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो अपनी सोल को मीशा को दे सके। और जब साशा को रिजेक्ट करने की बारी आती है तो मीशा ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह से वो स्पेल टूटने लगता है। और साशा उससे कहती है कि मीशा आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो, मैंने हमेशा से तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती करी है, तो अब तुम्हारी बारी है जिंदगी को जीने की। लेकिन मीशा को हमेशा से ये पता था कि वो उससे कभी भी नफरत नहीं करती और इसलिए वो उसकी सोल को रिजेक्ट नहीं कर पाई। और वहीं साशा रोते हुए कहती है कि प्लीज तुम इसे रिजेक्ट कर दो, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। मीशा कहती है कि तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो, वैसे भी मैं एक डोल हूँ। और तभी एनोस बीच में टपक पड़ता है, अरे तुम दोनों रोना धोना बंद करो, मैं तुम दोनों को ही बचा सकता हूँ, हमें बस टाइम में पीछे जाकर सब कुछ चेंज करना होगा। तो ये सुनकर साशा उससे कहती है कि क्या सच में, लेकिन हम इतने पावरफुल मैजिकल स्पेल को अकेले एक्टिवेट कैसे करेंगे। और तभी एनोस अपनी पावर्स को उनके साथ शेयर करता है ताकि वो लोग टाइम में पीछे जाकर अपने पास्ट को चेंज कर सकें। लेकिन तभी आइविस यहाँ पर आ जाता है और वो पीछे से आकर अपनी सोर्ड की मदद से एनोस को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं, आखिरकार ये आइविस यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन इस अटैक से एनोस को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और दरअसल आइविस मीशा और साशा का यूज करके अपने पुराने फेक डीमन किंग को वापस जिंदा करना चाहता था। एनोस उसकी सोर्ड निकालकर आइविस के ऊपर काफी स्पीड से देकर मारता है और आइविस सीधा दीवार में जाके टकराता है। एनोस उससे कहता है कि मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए फालतू टाइम नहीं है। और इसके बाद एनोस टाइम ट्रेवल मैजिक का यूज करता है, लेकिन पास्ट में जाने के बजाय वो लोग एक वाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। और तभी उनके सामने गार्डियन ऑफ टाइम आ जाता है और ये बंदा टाइम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो गार्डियन एनोस को समझाता है कि तुम टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वरना यहाँ का बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन एनोस उसकी बातों को नहीं सुनता और तभी वो गार्डियन वहाँ पर आइविस को समन करता है। वो आइविस को पूरी तरह से हील कर देता है और वो गार्डियन आइविस को अपनी टाइम कंट्रोलिंग पावर भी दे देता है। और वो आइविस को एनोस को मारने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद एनोस अपने फायर बॉल से आइविस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन अब क्योंकि आइविस के पास टाइम कंट्रोल करने की पावर से वो अब टाइम को अपनी मर्जी से रोक और चला सकता है, तो वो एनोस के अटैक को काफी आसानी से बीच में ही रोक देता है। और इसके बाद आइविस उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, पर एनोस एक बैरियर बनाकर अपने साथ साथ उन दोनों को भी बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक आइविस एनोस के पीछे आ जाता है और वो अपनी सोर्ड की मदद से एनोस को स्टेप कर देता है और इसकी वजह से एनोस वहाँ से गायब हो जाता है। आइविस कहता है कि फाइनली मैंने उसे हरा दिया और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वहीं इन दोनों को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एनोस मर गया। आइविस हंसी रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एनोस पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। तुझे क्या लगा कि तू डीमन किंग को इतनी आसानी से मार सकता है, मैं कोई बच्चा हूँ क्या। दरअसल एनोस ने अपने ऊपर रेजरेक्ट मैजिक का यूज करके खुद को वापस से जिंदा कर लिया होता है। और ये देखकर तो आइविस काफी ज्यादा डर जाता है। आइविस तुरंत एनोस से दूर होकर वो अपने टाइम कंट्रोल मैजिक का यूज करके वो उस पूरी की पूरी जगह का टाइम रोकने लगता है और इसकी वजह से साशा और मीशा दोनों ही फ्रीज हो जाती हैं। लेकिन इसका असर एनोस के ऊपर नहीं होता और ये देखकर तो आइविस की हालत खराब हो जाती है और आइविस तुरंत एनोस के ऊपर अटैक करता है। लेकिन एनोस अपने सामने एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बच जाता है और वो आइविस के सभी अटैक्स को काफी आसानी से रोक रहा होता है। और इसके बाद एनोस साशा और मीशा को उनके बैरियर से फ्री कर देता है और वो उन दोनों को पास्ट में टेलीपोर्ट कर देता है। और जब आइविस उन दोनों की सोल्स को अलग कर देता है, तभी साशा और मीशा अपनी सोल्स को टच करती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही ट्विंस के रूप में जन्म लेती हैं। और अब मीशा साशा की सोल का पार्ट नहीं रही, यानी कि अब मीशा भी गायब नहीं होगी। और ये देखकर आइविस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एनोस ने उसकी 2000 सालों की प्लानिंग मिट्टी में मिला दी थी। और अब क्योंकि साशा और मीशा का पास्ट चेंज हो चुका था, इसलिए एनोस अब अपनी फुल पोटेंशियल पर फाइट कर सकता था। तभी वो वहाँ पर एक काफी पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से वहाँ पर एनोस के रियल डिमोनिक सोर्ड आ जाती है। इसकी सोर्ड का नाम वेनस डुआना है और ये किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है। एनोस कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डीमन किंग के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। और इससे पहले कि आइविस उसके अटैक से बचता, एनोस अपनी डिमोनिक सोर्ड को उसके चेहरे के आर पार कर देता है। आइविस अपने हीलिंग पावर का यूज करके अपने आप को हील करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन वो अपने आप को हील नहीं कर पाता। और इसके बाद एनोस आइविस के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है और उस अटैक की वजह से आइविस मारा जाता है। इसके बाद एनोस उस पोर्टल से बाहर आता है और वो रिजरेक्ट मैजिक का यूज करके आइविस को दोबारा से जिंदा करता है। आइविस एनोस के सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगता है और इसके बाद वो आइविस को उसकी पुरानी मेमोरीज वापस कर देता है। और वो आइविस से कहता है कि तुम बाकी के 6 डीमन एम्परर्स को इन्वेस्टिगेट करोगे ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिरकार ये फेक डीमन किंग है कौन। और इसके बाद वो दोनों भी उस पोर्टल से बाहर आ जाती हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होती हैं कि उनमें से अब किसी को भी गायब नहीं होना पड़ेगा। और साशा मीशा से उसकी सारी बुरी हरकतों के लिए उससे माफी मांगती है। और इसके बाद एनोस मीशा को वही रिंग दे देता है जो कि उसने ट्रेजर रूम में देखी थी। हैप्पी बर्थडे मीशा। और वो उन दोनों को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके लिए वो दोनों मान जाती हैं और इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।